नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्रोणाचार्य दीक्षा के ऊपर। मैं देवेंद्र गहलोत आपके लिए लेके आया हूँ एलएसए और सीएचओ के लिए कंप्यूटर के लिए महामैराथन। एक ही क्लास में कंप्यूटर का पूरा निचोड़। मतलब इस क्लास को देखने के बाद अगर आपने अभी तक कंप्यूटर बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कंप्यूटर की बुक अगर आपने हाथ में भी नहीं ली है, कंप्यूटर सब्जेक्ट भूल ही गए हो, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो क्लास होने वाली है, चाहे एलएसए हो, चाहे सीएचओ हो, चाहे 4th ग्रेड हो, चाहे पटवारी हो, चाहे वीडियो, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, मतलब एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास है। मेरा मानना ये है कि अगर आपने इस क्लास को अच्छे से देख लिया, अच्छे से पढ़ लिया और नोट्स बना लिए, क्योंकि इस क्लास में ना क्वेश्चन है, ओनली फॉर बेसिक थ्योरीज है जिनके बेस पे क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं। कुछ लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन यही से बनेंगे। इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, मतलब समझो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। अगर इनका आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो गया, अगर आपने कुछ थ्योरीज टर्म्स अच्छे से पढ़ ली, तो डरने और घबराने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ये जो क्लास सबसे इंपॉर्टेंट अभी एलएसए और सीएचओ इसलिए लिखा हूँ क्योंकि 8 जून को आपके एलएसए सीएचओ के एग्जाम है और 13 जून को एलएसए के एग्जाम है, और दोनों में वैसे ही कंप्यूटर है। अब सीएचओ के अंदर इसकी मार्किंग 15 नंबर की है, मतलब 45 नंबर आएंगे, और आपके एलएसए में 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे। तो कोई डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्लास के अंदर कंप्यूटर का आपका पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर एडवांस तक क्लियर करवाया जाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि द्रोणाचार्य दीक्षा के देवेंद्र सर आपके लिए लेके आए कंप्यूटर की महामैराथन क्लास। इस मैराथन क्लास में मैंने कहा ना, बेसिक से एडवांस तक पूरी चीज़ें एक एक कवर करेंगे। अब बिना फालतू की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपने विषय को। मेरे मित्रों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जब हम बात कर रहे हैं अपने विषय की कंप्यूटर की, तो हमें पता होना चाहिए सर कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर क्या होता है? देखो, कंप्यूटर का मीन्स क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सबसे बेसिक परिभाषा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करके क्या देती है? परिणाम देती है। क्या देती है? परिणाम। परिभाषा और ये अलग। देखो, परिभाषा ये है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का परिणाम देती है। क्या देती है? यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का परिणाम देती है। अब ध्यान से सुनो। अब सबसे पहले चीज है इसके अंदर एक यूजर, इनपुट एंड आउटपुट। कंप्यूटर की भाषा में जो हमारे निर्देश होते हैं, क्या होते हैं? जो हमारे निर्देश होते हैं उन्हें कहा जाता है इनपुट। कोई भी डाटा इंसर्ट करना, फिर कंप्यूटर जैसे ही उनको प्रोसेस करता, फिर हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। मेरे मित्रों, क्या देता है? आउटपुट देता है। तो मेरी बात हो रही है सर, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का परिणाम देता है। अब कौन देता है? कंप्यूटर। अब बड़ी बात ये, कंप्यूटर क्या है सर? ये बताओ हमें, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ शब्द? ये शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ हिंदी की, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा एजुकेशन। क्या लिखा मेरे मित्रों? एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? शिक्षा होता है। क्या होता है? शिक्षा। अब मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ कंप्यूटर। अब इसका मतलब क्या है सर? कंप्यूटर का हिंदी मतलब क्या होता है? देखो, कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। अब क्यों कहते हैं संगणक? उसके पीछे क्या कारण है? देखो, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा से। किस भाषा से हुई? लैटिन भाषा से। अब लैटिन भाषा के कौन सा शब्द है? कंप्यूटर। कौन सा है? कंप्यूटर। अब और एक शब्द आपके सामने बार बार और आता है, एक आता है इंग्लिश का कंप्यूट शब्द आता है। क्या आता है? कंप्यूट शब्द आता है। अब कंप्यूट और कंप्यूटर है, दोनों का अर्थ क्या? देखो, इसका भी मतलब एक ही होता है, गणना करना, और इसका भी मतलब यही होता है, गणना करना। और इसी के आधार पर बना है अपना कंप्यूटर, जिसको हम बोलते हैं संगणक। क्या बोलते हैं? संगणक। अगर आपसे कोई पूछे कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है? संगणक है। कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है?
लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के कौन से शब्द से? कंप्यूटर से बना है। कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? गणना करना। फिर पूछे इंग्लिश के कौन से शब्द से कंप्यूटर बना है? तो कंप्यूट से बना है, और कंप्यूट का मतलब भी क्या होता है? गणना करना। तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि जब पहला डिवाइस बनाया गया था कंप्यूटर, उसका एक ही काम था कि कैलकुलेशन करना। पहले वाले लोगों को कैलकुलेशन करनी भी नहीं आती थी, मतलब इसका मेन काम ये है कैलकुलेशन करना। अब मेरे मित्रों एक बात ये है कि अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन का काम हमारा कौन करता है? कैलकुलेटर भी करता है। तो अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक हो गया अपना कंप्यूटर और एक हो गया अपने कैलकुलेटर, ठीक है। अब कंप्यूटर और कैलकुलेटर देखो दोनों में कुछ ना कुछ समान, स्पेलिंग आप बोलो कुछ ना कुछ समानता आ रही है, इनके काम में भी समानता है। क्या समानता है? इसका भी काम गणना करना है और इसका भी काम गणना करना है। दोनों का काम क्या हो गया? गणना करना। अब ये बताओ कि ये भी गणना करना है और ये भी गणना कर रहा है, कैलकुलेशन ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो इनकी कैलकुलेशन में डिफरेंस क्या है? मैं पूछ रहा हूं दोनों में अंतर क्या है इन दोनों की कैलकुलेशन। देखो अंतर यह है कि कंप्यूटर करता है हमेशा तार्किक गणनाएं करता है। कैसी गणनाएं करता है? तार्किक गणनाएं करता है। और जो कैलकुलेटर करता है वो करता है सामान्य गणनाएं। अब सर ये क्या बता रहे हो? गणना तो एक जैसी होती है, सामान्य 2 + 2 4 होते हैं। अब ये तार्किक और सामान्य में क्या डिफरेंस है? देखो ध्यान दो, तार्किक गणना कैसे है? मैंने यहां लिखा 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, मतलब 2 + 2 4 हो गए। अभी इसका आंसर भी सही है और इसका भी आंसर सही है। अब दोनों में अंतर क्या? देखो अगर मैंने यहां लिखा 2 + 2 4 हो गए, बात खत्म, यहां पर एंड हो गई बात। अब यहां पर मैं कुछ और कमांड दूं, मैं ये पूछूं कि ये जो लाइन है, इस लाइन में कौन सी डिजिट है जो सबसे बड़ी है? कौन सी डिजिट सबसे बड़ी? कौन सी डिजिट सबसे छोटी है? कौन सी डिजिट बार बार रिपीट हो रखी है? कौन सी डिजिट सिर्फ एक बार आ रखी है? तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ी डिजिट तो 4 है इस लाइन की, सबसे छोटी डिजिट तो 2 है, 2 वाली डिजिट जो बार बार रिपीट हो चुकी है, 4 है जो एक बार है। ये जो गणनाएं होती हैं, ये होती है तार्किक गणनाएं मेरे मित्रों। क्या होती हैं? तार्किक गणनाएं, मतलब जो तर्क के साथ की जाती है। अब ये हो गया तर्क हमारा। ऐसा मैंने इसको पूछा कौन सी लाइन में कौन सी संख्या बड़ी है, ये तो मैंने सिर्फ छोटी सी संख्या लिखी है। जब आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय की सैलरी लिस्ट बनाते हो, तब आप देखते हो किस एम्प्लॉय की सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, किसको कम मिलती है, किसको एवरेज मिलती है। ये जो सारी चीजें होती है गणनाओं की, वो कौन करता है? अपना कंप्यूटर करता है। और जो सामान्य गणनाएं वो कौन करता है? अपना कैलकुलेटर करता है। अब इसी के आधार पर मैंने बताया कि अब यूजर जैसे कमांड देगा, यूजर मतलब उपयोग करता, उपयोग करता। जैसे कि आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हो, आपने वहां पर डी प्रेस किया तो डी प्रेस होगा, कुछ और प्रेस अदर नहीं होगा। मतलब जैसा यूजर कमांड देगा वैसा वो काम करेगा। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि कंप्यूटर किस प्रणाली पर काम करता है? कंप्यूटर किस प्रणाली पर करता है? कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या है? कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या है? ध्यान से सुनिएगा, कंप्यूटर एक ही प्रणाली पर काम करता है, उस प्रणाली का नाम है आईपीओ। अपना शेयर मार्केट का आईपीओ नहीं है, ये आईपीओ कुछ और है। ये आईपीओ क्या है? इस आईपीओ का मतलब होता है इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। सर टेक्निकल सर बाहर बच्चों को बोलिए, वो आवाज कर रहे हैं, सर को मैसेज कीजिएगा, बच्चों को कम बोल रहा है, बार बार आवाज आ रही है अंदर, है ना। इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेस। अब इसके माध्यम से क्या होता है कि जैसा आप इनपुट दोगे, जैसा आप क्या दोगे इनपुट मतलब निर्देश, उसको वो क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, समझेगा क्या चीज दी है इसने, फिर उसको क्या देगा? वो आउटपुट देगा। ये होती है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। ये होगा अपने कंप्यूटर के एक बेसिक टर्म। हमने ना अभी सिलेबस की बात की है ना टॉपिक्स देखे, हमने देखा कि हमारा कंप्यूटर जो विषय है वो कैसे बना है। अगर हमें हमारे विषय के बारे में पता नहीं है तो हम कंप्यूटर कैसे पढ़ेंगे? कोई भी आएगा सबसे पहले शुरू करेगा, चलो शुरू करते हैं आज की कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड। अरे मेरे मित्रों ये तो बताओ कंप्यूटर बना कैसे है, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, बाद में बात करेंगे इनपुट क्या होता है आउटपुट क्या होता है। अगर ये सारी चीजें पता है, इसके बाद इनपुट और आउटपुट देखो, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर देखो, तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो। देखो जब मैंने कहा कि कंप्यूटर, तो आपके दिमाग में एक चीज आई होगी, आपके दिमाग में क्या चीज आई होगी कि सर एक होता है मॉनिटर,
ठीक है। एक होता है आपके कीबोर्ड, एक होता है आपके सीपीयू और एक होता है आपके माउस होता है। ज़्यादा तो स्पीकर हो गए यहाँ पे, और आपके यहाँ पर साइड में यहाँ लगा दिया प्रिंटर। ये कंप्यूटर के मूलभूत इकाई होती है, मतलब कंप्यूटर के मूल पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स होते हैं, जिनके आधार पर आपका कंप्यूटर क्या करता है, वर्किंग करता है। अब इन्हीं पार्ट्स को सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में डिफाइन किया, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कंप्यूटर होता कैसा है, तो सर ये होता है कंप्यूटर, द्रोणाचार्य दीक्षा का कंप्यूटर, जिसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। अब उससे पहले हम बात करते हैं हमारे सिलेबस। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके कंप्यूटर के इतिहास की, फिर हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितनी पीढ़ी में बनाया गया, फिर कंप्यूटर के मेन पॉइंट्स, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, फिर आपके मेमोरी का भाग कौन सा है। मतलब जो अब आपका सिलेबस है, चाहे सीएचओ में हो, चाहे एलएसए में हो, चाहे 4th ग्रेड में हो, चाहे पटवारी में हो, चाहे एसएससी में हो, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो सिलेबस है कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान का बेसिक सिलेबस है। हर एग्जाम के अंदर ये सिलेबस दिया हुआ होता है और इसके बाहर कुछ नहीं होता है। हिस्ट्री में, पॉलिटिकल में, हिंदी में, इंग्लिश में, कहीं से भी पूछ सकते हैं। कंप्यूटर में फिक्स है, लैंग्वेज चेंज कर देंगे लेकिन क्वेश्चन यही से पूछेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शब्द हैं वो थोड़े क्लिष्ट कर देंगे, थोड़ा हार्ड कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे, क्योंकि इनकी फिक्स टर्मिनोलॉजी है। जो 5th जनरेशन कंप्यूटर आएंगे थोड़ी बहुत कुछ अलग है, वरना हिस्ट्री कंप्यूटर की वो के वो है, सॉफ्टवेयर वो के वो है, इनपुट वो के वो है, आउटपुट वो के वो है, हार्डवेयर वो के वो है, मेमोरी कितनी होती है वो के वो चीज़ें दी गई है, फंक्शन की कितनी, सारी चीज़ें सेम है। चेंज किसमें है, अदर सेट में। तो कंप्यूटर में घबराने की जरूरत नहीं, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहले कंप्यूटर के इतिहास में एक शब्द आता है, उसे हम बोलते हैं अबेकस। अबेकस एक कंप्यूटर था जो ऐसे था, कैसे था, ये ऐसे था। इसमें बॉल्स होती थी, इनके माध्यम से क्या की जाती थी, गणना की जाती थी। और ये विश्व का प्रथम गणक यंत्र है, मतलब फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस कौन सा है वर्ल्ड का, वो होगा अबेकस, जिसे बोलते हैं काउंटिंग फ्रेम या अबेकस कंप्यूटर। क्या बोलते हैं, काउंटिंग फ्रेम या अबेकस कंप्यूटर। मेन पॉइंट्स लिखे हैं, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। विश्व का फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस कौन सा है, अबेकस है। उसके अन्य नाम काउंटिंग फ्रेम या अबेकस कंप्यूटर। और जापान में इसे क्या कहा जाता है, सोरेबन कहा जाता है, सोरेबोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोरेबोन कहा जाता है। और कहाँ ये, चीन या मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहां पर इसका निर्माण किया गया। अब इसका उपयोग क्या था कि इससे क्या करनी है, हमें गणनाएं करनी। क्या करनी है, गणनाएं करनी। तकनीकी रूप से देखो, मैं बोल रहा हूं तकनीकी रूप से, इसमें कहाँ तकनीक है, मैंने कहा तकनीकी रूप से गणनाएं की। अब इसमें कहाँ तकनीक का मतलब क्या होता है, तैयार किया हुआ, तैयार किया हुआ, मतलब जो भी चीज बनाई गई है वो क्या है, टेक्नोलॉजी है। क्या है, टेक्नोलॉजी। अब भगवान तो बना के देकर नहीं गए कंप्यूटर में, लैपटॉप, फोन, वो तो हमने बनाए, हमने अपने हिसाब से अपने दिमाग से चीज़ें बनाई। मतलब जो चीज़ हमने बनाई है वो क्या होती है, तकनीक। चाहे आपके स्मार्ट बोर्ड हो, चाहे आपका कैमरा हो, चाहे आपके मोबाइल फ़ोन हो, चाहे आपके ब्लूटूथ हो, चाहे ईयरबड्स हो, ये सारी चीज़ें हमने बनाई है, तो वो किसके अंदर आती है, तकनीक के अंदर। तो तकनीकी रूप से सर्वप्रथम बार गणना की गई थी, और किसके माध्यम से की गई थी, अबेकस के माध्यम से की गई थी। और ये विश्व का प्रथम गणक यंत्र भी है। इसे काउंटिंग फ्रेम या अबेकस कंप्यूटर कहते हैं, और ये जापान में इसे सोरेबन कहते हैं। और इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है अबेकस के लिए। उसके बाद में मैं सेकेंड कंप्यूटर की बात करता हूँ, नेपियर बोन्स। अब नेपियर बोन्स, अब बोन्स का मतलब सर हड्डियाँ होती हैं, हमें पता है, हम तो नॉन नर्सिंग का सिलेबस ऐसे ही पढ़ रहे हैं, वरना नर्सिंग का सिलेबस हमने पढ़ रखा है। सबसे पहले दिन बोन्स का मतलब क्या होती है, हड्डियाँ। तो सर 4th या 5th क्लास में बताया जाता है बोन्स का मतलब क्या होता है, हड्डियाँ। तो ये कैसे हड्डियों का था, जी हाँ, ये हड्डियों और लकड़ियों का बना होता था। कौन, नेपियर बोन्स कंप्यूटर। और इसके जो निर्माता कौन है, जॉन नेपियर साहब। कौन है, जॉन नेपियर। अब कब बनाया गया था, 1617 में। आज से पूछा जाएगा नेपियर बोन्स कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया, जॉन नेपियर के द्वारा। अब कब बनाया गया, 1617 में। और इसका मेन काम क्या था, जो भी गणनाएं होती हैं उनको ग्राफिक फॉर्मेट में जमाना। किसमें जमाना, ग्राफिक फॉर्मेट में जमाना। तो गणनाओं को ग्राफिक फॉर्मेट में सेट करने का काम कौन करता था, नेपियर बोन्स करता था। और ये लकड़ियों और हड्डियों को बना होता था। मतलब कैसे कैसे चीज़ें थी। और आज प्लास्टिक हम यूज़ लेते हैं अपने कौन सी आईपी चिप्स में के अंदर क्या सिलिकॉन वगैरह यूज़ करते हैं। और उस समय कौन,
हड्डियों और लकड़ियों से ये चीज़ें बनी हुई होती थी। फिर पास्कल लाइन ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था। मैकेनिकल कैलकुलेटर, मशीन वाला कैलकुलेटर कौन सा था? पास्कल लाइन। 1642 से 1644 तक ये बनाया गया। और किसने बनाया? ब्लेज पास्कल के द्वारा। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाए कि कंप्यूटर की माता लेडी अगस्ता थी। कौन थी? लेडी अगस्ता। ये ब्लेज पास्कल इन्होंने 1642 से लेकर 1644 तक पास्कल लाइन मशीन बनाई, जिसका एक ही काम था कि मैकेनिकल कंप्यूटर बनाना। अब कंप्यूटर की माता के बाद में आता है कंप्यूटर के पिता, जिनकी ये दो काम। देखो इसमें ये चीज बताइए क्योंकि इसमें लेडीज नाम आया हुआ है, ब्लेज पास्कल। एक लेडीज नाम अगर आपके पास और पूछे, लेडी अगस्ता, उन्हें क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की माता कहा जाता है मेरे मित्रों। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की माता कहा जाता है। अब कंप्यूटर के पिता कौन है अपने? ये रहे हमारे, कौन है? चार्ल्स बेबेज। क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम बार कंप्यूटर का जो आधारभूत अंग होता है, आधारभूत चीजें होती है जिनके माध्यम से हम किसी भी क्षेत्र के अंदर कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, वो बनाया। और कब बनाया? 1822 के अंदर। क्या बनाया था? डिफरेंस इंजन बनाया था मेरे मित्रों। क्या बनाया था? डिफरेंस इंजन। और 1833 के अंदर क्या बनाया था? एनालिटिकल इंजन। और इसके निर्माता कौन है? चार्ल्स बेबेज। इन्हें कंप्यूटर के पिता, जनक, फादर, सब कुछ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के पिता, जनक और फादर सब कुछ कहा जाता है। उसके बाद में मैं बात करता हूं आगे अपने हैं मार्क फर्स्ट जो अपने हॉवर्ड आइगन साहब ने बनाया है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल कंप्यूटर था। लाइट के माध्यम से चलने वाला फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? मार्क फर्स्ट। किसने बनाया? हॉवर्ड आइगन साहब ने। कब बनाया? 1944 में। और किसकी सहायता से बनाया? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस, ये कंपनी का नाम है जिसके माध्यम से या जिसकी सहायता से हॉवर्ड आइगन साहब ने मार्क फर्स्ट कंप्यूटर बनाया। कब बनाया? 1944 में। और इसे कहा जाता है बिग ब्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिग ब्लू कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आईबीएम को। आईबीएम का सहयोग रहा है मार्क फर्स्ट कंप्यूटर को बनाने में। उसके बाद में एनएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फुल फॉर्म पूछ ले तो हमें याद रखने की एनएक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कब बनाया गया? 1944 में। किसने बनाया? जेपी एकर्ट और जॉन मॉकलिन। किसने बनाया? जॉन मॉकलिन। कब बनाया था? 1946 के अंदर ये कंप्यूटर आपके बनाया गया है। फिर इसके बाद मैं बात करता हूं आपके आगे वाले कंप्यूटर की, जिसमें आपका आता है एडसक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडसक ये 1949 के अंदर मॉरिस विकस द्वारा बनाया गया था। और इसका सबसे बड़ा काम था ये हाई स्टोरेज, उच्च स्तरीय भंडारण क्षमता थी। इसमें क्या थी? उच्च स्तरीय भंडारण क्षमता। मतलब इसके अंदर अगर आपको हाई स्टोरेज करना है, कोई भी डाटा स्टोर करना है, तो किस में करते थे? एडसक में। और उसकी फुल फॉर्म क्या आती है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और 1949 के अंदर मॉरिस विकस के द्वारा ये बनाया गया था। ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है। फिर एनएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये भी मैंने बता दिया, वापस यहाँ पर आ चुका है। 1946 में जेपी कट एवं जॉन मॉकलिन ने ये बनाया। फिर एडवक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रैक्ट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया? जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा। इसको याद करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये फर्स्ट कंप्यूटर था जिसने क्या रन किया था? गेम को रन किया था मेरे मित्रों। किसने रन किया था? गेम को रन एडवक ने सबसे पहले रन किया था। मतलब सबसे पहले इसमें गेम बनाया गया, गेम को रन करने लायक इसको ये बनाया गया। फिर यूनिक, हाँ, ये यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। और ये फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर था। कॉमर्शियल मतलब व्यापारिक कंप्यूटर, जिसमें व्यापारिक कार्य या वाणिज्यिक कार्य किया जाते थे। किसमें? यूनिवेक में। फिर आगे देखिए हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। क्या सर कंप्यूटर का जो विकास क्रम है वो कितनी पीढ़ी में हुआ? कौन सी पीढ़ी में कौन सी चीज आई? कौन से कंप्यूटर किस पीढ़ी में बने? कौन से आपके तकनीक यूज हुई? देखो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन की मैं बात करता हूँ। फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1955 तक है। अब इसके अंदर जो सबसे प्रमुख तकनीक थी उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब या पंच कार्ड, दो चीज, एक तो वैक्यूम ट्यूब और एक था पंच कार्ड। वैक्यूम ट्यूब जो जॉन एम्ब्रोस के द्वारा 1904 में बनाई गई, मतलब मेन जो प्रोसेसर होता है उसके रूप में वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड यूज हुआ। और हरमन होलरिथ के द्वारा क्या बनाया गया था?
पंच कार्ड बनाया गया था। इससे ज़्यादा आप कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर इसकी विशेषता क्या थी कि सर आकार में बहुत बड़े होते थे। अब ऐसा पहले के कंप्यूटर थे एक एक कमरे के समान, मतलब एक कमरे में सिर्फ एक कंप्यूटर रहता, और अब हाथ में कंप्यूटर लेके चलते। फिर धीमी गति, केवल मशीन भाषा का प्रयोग, अधिक बिजली की खपत। मतलब देखो अगर सिस्टम बड़ा है तो बिजली की खपत भी बहुत ज़्यादा करेगा। तो इसकी क्या थी, कुछ विशेषताएं थी और कुछ कमियां भी थी। फिर लाभ क्या था इसका कि कंप्यूटर युग की शुरुआत की गणना से संभव हुई। मतलब जब ये कंप्यूटर बने गए, इनकी तरफ से ये चीज़ें बनाई की थी, उनसे एक चीज़ शुरू हुई कि कंप्यूटर के अपने फ्यूचर के अंदर कि एक सामान्य कंप्यूटर का उपयोग हम मल्टी लेवल तक कर सकते हैं। अभी तो हम इसकी गणनाएं करते हैं, फिर इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें ढूंढेंगे। मौसम विभाग की जानकारी में पहले से पता होगी कि कब बारिश होगी और कब बारिश नहीं होगी, कब गर्मी पड़ेगी कब गर्मी नहीं पड़ेगी। कौन बताएंगे, हमारी सारी ये चीज़ें कंप्यूटर बताएगी। किसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। फिर एक तो ये जल्दी गर्म होते थे और विश्वसनीय नहीं थे और भारी एवं धीमे थे। विश्वसनीय नहीं मतलब इसमें कोई भी चीज़ स्टोर होती थी वो नहीं होती थी, और ये बहुत ही भारी थे मेरे मित्रों। कैसे थे, भारी थे। अब आपसे इसमें से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्निक का यूज हुआ, तो वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड का। कब हुई थी फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड, 1942 से 1955 तक। फिर इसके अंदर कौन कौन से कंप्यूटर बने, तो एनएक, यूनेक, IBM 1605, एडवेक और मार्क फर्स्ट। ये किस जनरेशन के कंप्यूटर मेरे मित्रों, फर्स्ट जनरेशन के आपके कंप्यूटर हैं सारे के सारे। फिर सेकेंड जनरेशन 1955 से 1964। अब इसके अंदर क्या यूज हुई थी टेक्निक, ट्रांजिस्टर यूज हुई थी। और कब, 1947 में किसने, जॉन वार्डिन, विलियम शॉकली और वॉल्टर ब्रेटन के द्वारा ये ट्रांजिस्टर ट्यूब बनाए गए, वैक्यूम नहीं ट्रांजिस्टर बनाया गया था। और ये कब यूज हुआ था, सेकेंड जनरेशन में। अब इसमें देखो पहले से छोटे और तेज गति वाले कंप्यूटर, अब एक तो फर्स्ट जनरेशन इतने बड़े कंप्यूटर थे और सेकंड जनरेशन में बिल्कुल छोटे कंप्यूटर थे। और असेंबली भाषा का उपयोग और मैग्नेटिक टेप का, असेंबली भाषा का उपयोग मतलब एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, मशीनी भाषा होती है असेंबली, उसका भी यूज हुआ था। और इसमें एक मैग्नेटिक टेप का भी उपयोग हुआ था। अधिक विश्वसनीय और कम गर्म होते थे और सस्ते थे। फर्स्ट जनरेशन, देखो मैंने कहा था, देखो एक चीज याद रखो, एक वर्ड आपके सामने आता है वर्जन, ठीक है, जिसका हिंदी में मतलब होता है संस्करण। क्या होता है, संस्करण। देखो मैंने कहा कि मैंने नया फोन, न्यू वर्जन का फोन लिया है, मैंने न्यू वर्जन का कंप्यूटर लिया है। तो हम कभी पूछते हैं न्यू वर्जन ओल्ड वर्जन, वो क्या होता है। देखो वर्जन क्या होता है, देखो जो टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन करके जब कोई नई वस्तु बनाई जाती है तो वह उस बनाई गई वस्तु का संस्करण कहलाता है। संस्करण कहलाता है। अब ये होगा इसकी एक छोटी सी और सावधानी सी परिभाषा। क्या सर, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन करके जब कोई नई वस्तु बनाई जाती है तो वह उस बनाई गई वस्तु का क्या कहलाता है, वर्जन कहलाता है। और हमने पहले ही देख लिया था टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक। तकनीक का मतलब कोई भी चीज तैयार की गई है, क्या है, तैयार की गई है। अब उसमें चेंजेस करके क्या बनाना, नई चीज। जैसे कि आप देखते हो 2G, 3G, 4G, 5G और आने वाला 6G। अब G का मीन्स क्या होता है, G का मीन्स होता है जनरेशन। क्या होता है, जनरेशन। सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स। मतलब जो सेकेंड जनरेशन के अंदर कमियां थी उसको सुधारा हमने थर्ड जनरेशन के अंदर। कुछ परिवर्तन हुए, चीज वो के वो है, उनमें क्या किया, परिवर्तन किया। पहले एक जनरेशन में कंप्यूटर के आकार बहुत बड़े होते थे, फिर उन्होंने आकार छोटे किए, कम गर्म होते थे, स्टोरेज भी अच्छी होती थी। मतलब ये जो चीजें इनके बीच में परिवर्तन हुई, ये क्या कहलाता है, वर्जन कहलाता है। वो आपको ये चीज दिमाग में बैठा लेनी। और ये अपने सेकंड जनरेशन में हो गई कि इसमें सीमित कार्य क्षमता थी। अब इसमें भी कुछ कमी है कि इसमें जो कार्य की है वो क्या है, लिमिटेशन है मेरे मित्रों। क्या है, लिमिटेशन है। और इसके अंदर कंप्यूटर IBM 1401, IBM 7794 और CDC आपके 1604 किस जनरेशन के कंप्यूटर हैं, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। फिर थर्ड जनरेशन, तृतीय पीढ़ी 1964 से लेकर 1975 तक इसमें यूज किया हुआ
आईसी चिप यूज हुई, क्या हुई, आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये किसने बनाई थी, जेपी क्लिप के द्वारा बनाई गई थी। अब आईपी चिप किससे बनी होती है, सिलिकॉन से बनी होती है। किससे बनी होती है, सिलिकॉन। सिलिकॉन एक प्रकार का धातु है। अब ये सिलिकॉन देखो, अब एक तो है भारत और एक हो गया विश्व, दोनों हम देख लेते हैं। भारत में सबसे ज्यादा सिलिकॉन कहाँ निकलता है, भारत में सबसे ज्यादा सिलिकॉन निकलता है बेंगलुरु से। कहाँ निकलता है, बेंगलुरु से। और विश्व के अंदर कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया कहाँ पे है, यूएसए में। विश्व के अंदर सिलिकॉन वैली, अगर आपसे कोई पूछ ले कि विश्व में सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो कैलिफोर्निया में। और कहाँ पे, यूएसए में। और भारत में कहाँ है, बेंगलुरु में। अब वैली का मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पर इनका क्या होता है, ये वहां जमीन से निकलती है धातु, सबसे ज्यादा वहां पर पाई जाती है। तो ये क्या काम करती हैं, ये जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं। मैं अगर आपको बेसिक उदाहरण दूं, अगर आपने कभी ना कभी गुस्से में आके आपके घर की टीवी का रिमोट अगर आपने तोड़ा है, या अगर आपने अपना चार्जर ऐसा फेंका जोर से, या कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपने जोर से तोड़ी है, जैसे वो आइटम टूटता है उसमें से ग्रीन कलर की प्लेट होती है, देखी होगी कभी ना कभी, मुझे पता है रिमोट के अंदर चार्जर कहीं ना कहीं आपने प्लेट देखी होगी। और वो जो ग्रीन कलर की प्लेट होती है वो किससे बनी होती है, सिलिकॉन से बनी होती है। किससे बनी होती है मेरे मित्रों, सिलिकॉन से। और इंटीग्रेटेड सर्किट आईपी चिप भी किससे बनी थी, सिलिकॉन से। और किसने बनाई थी, जेपी क्लिप, ये चीज बनाई गई थी। फिर हाई लेवल भाषा का उपयोग, जैसे कोबाल, फोटन, ये दो मेन लैंग्वेज। अगर आपसे कोई पूछे कोबाल कौन सी लैंग्वेज, कोबाल लैंग्वेज किस जनरेशन में यूज हुई थी, कोबाल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन में यूज हुई थी। किस जनरेशन में यूज हुई थी, थर्ड जनरेशन में। फिर मॉनिटर कीबोर्ड का उपयोग हुआ और मल्टी प्रोग्राम होने लगे। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, चेंजेस, अब आ गए हम थर्ड जनरेशन में। मतलब इसके अंदर कीबोर्ड, माउस, लैंग्वेजेस और रही। पहले हम सिर्फ असेंबली और मशीनी लैंग्वेज थी, फिर इसमें चेंजेस हुए, कोबाल और फोटन भाषा आई उपयोगी किसके लिए, अपने उस कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए। क्या करने के लिए, प्रोग्राम। और इसके माध्यम से मल्टी प्रोग्रामिंग का भी उपयोग करते हैं। जैसे आप आज बात करते हैं ना, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, HTML, CSS, ये जो सारी लैंग्वेज है कंप्यूटर की जनरेशन के अंदर एक डे बाय डे इंक्रीज होती गई है। फिर तेज गति, अधिक संग्रहण क्षमता और आकार में छोटे, स्पीड भी अच्छी होती थी। अधिक संग्रहण क्षमता मतलब हाई स्टोरेज कैपेसिटी, और आकार में बिल्कुल क्या होते थे, बिल्कुल छोटे होते थे। फिर रख रखाव की आवश्यकता सीमित और मल्टीटास्किंग। रख रखाव मतलब मैंने कहा ना, एक पूरे कमरे में पहले कंप्यूटर आता था और अब बिल्कुल छोटी सी जगह हम कंप्यूटर को यूज कर सकते थे। और मल्टीटास्किंग, एक साथ उसमें कई सारे काम कर सकते थे। कौन कौन से यूज होते हैं आपके, IBM 360, हनीवेल 6000 और PDP। ये सारे कंप्यूटर किस जनरेशन के हैं, थर्ड जनरेशन के सारे सारे कंप्यूटर हैं। फिर फोर्थ जनरेशन की मैं बात करता हूँ। फोर्थ चतुर्थ पीढ़ी 1975 से लेकर 1999 तक। माइक्रो प्रोसेसर, अब देखो माइक्रो प्रोसेसर ये VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। अब इस थर्ड जनरेशन के अंदर जो मेन यूज हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था। अब वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, इंटेल 4000। किसके द्वारा बनाया गया था, इंटेल कंपनी के द्वारा। और कंपनी कहाँ है, कैलिफोर्निया, यूएसए। मैंने अभी कहा था सिलिकॉन वैली विश्व की, सिलिकॉन वैली कहाँ की है, ये विश्व की सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया, यूएसए के अंदर। इसमें एक कंपनी है इंटेल। आपने कभी ना इंटेल कंपनी के फोन या कंप्यूटर आपने देखे होंगे, उसमें सबसे पहले एक प्रोसेसर बनाया गया था, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर CPU का सबसे छोटा भाग होता है, जहां पर सारी गणनाएं या जो भी कार्य होता है वहां से कमांड होता है। वो वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन था, इंटेल 4004। और VLSI और माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में यूज होते हैं, आपके फोर्थ जनरेशन में यूज होते हैं। VLSI चिप का उपयोग हुआ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत हुई, पीसी बोलते हैं जैसे पर्सनल कंप्यूटर। GPU आधारित सिस्टम बनाए गए और नेटवर्किंग का भी क्या हुआ, आरंभ हुआ। मतलब इंटरनेट की भी क्या हुई थी, इसमें शुरुआत हुई थी। फिर बहुत तेज और पोर्टेबल, किफायती, बिजली की कम खपत। अब देखो बहुत तेज, स्पीड बहुत तेज, पोर्टेबल मतलब कहीं पर भी ले जा सकते हैं, किफायती बजट में, और बिजली की कम खपत। अब पहले वाले कंप्यूटर महंगे आते थे, हर कोई परचेज नहीं कर पाता था। और भी किफायती मतलब बजटेबल है, और बिजली भी इनमें क्या होती है, कम उपयोग होती है। कौन सी जनरेशन में, फोर्थ। कहा जाता है कि कंप्यूटर की जो फोर्थ पीढ़ी है पूरा क्रांति का रूप लेती है कंप्यूटर की जनरेशन में, क्योंकि इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे बहुत ही उपयोगी, कम बजट में और किफायती थे सब लोगों के लिए। मतलब कोई भी पर्सन उसको आराम से परचेज कर सकता था और यूज कर सकता था। यह फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की क्रांति के रूप में मानी जाती है। वायरस और हैकिंग की समस्या और सीमित AI क्षमता। अब इसमें क्या होती थी, वायरस। अब जैसे देखो हर एक पहलू के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। अगर कोई चीज़ पॉजिटिव वे में काम कर रही है तो कुछ नकारात्मक व्यक्ति भी आएंगे। जैसे आप तैयारी कर रहे हो CHO LSA की, आप तैयारी कर रहे हो, कुछ आके बोलेंगे क्या कर रहे हो तैयारी, कोई जरूरी है तैयारी करनी,
दूसरे काम पे लगे हो, कुछ नहीं होगा, कंपटीशन बहुत है। अब पॉजिटिव भी और नेगेटिव है, तो वैसे ही वैसे अब कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई, तो उसमें भी लोगों ने कमियां ढूंढी और उसको वायरस के साथ और हैकिंग के थ्रू उनका डाटा चुराने लगे। वो किस जनरेशन के, 4th जनरेशन, ये चीज़ें इनके अंदर होती गई। अब इसके में कंप्यूटर इंटेल 4004, IBM PC, एप्पल और मशीनटॉस, ये सारे क्या है, 4th पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। फिर मैं बात करता हूँ सबसे लास्ट जनरेशन की कंप्यूटर की, 5th जनरेशन, 1989 से प्रेजेंट टाइम तक। मतलब प्रेजेंट टाइम कौन सा अभी 2025 है, 1989 से प्रेजेंट टाइम 2025 तक। अब इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और VLSI। अब VLSI मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। अब एक तो था VLSI और यही ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, और VLSI वेरी लार्ज इंटीग्रेटर। अब ये भी माइक्रो प्रोसेसर का रूप है और इसके साथ इसमें आपने AI आई, क्या है AI, ChatGPT, जिमिनी, जिसे भी आप बोलते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, क्या बोलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। किस जनरेशन में ही, आपके 5th जनरेशन में ही। AI और रोबोटिक्स का उपयोग प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, स्वचालन आदि। अब इसमें AI का यूज आजकल आप देखते हो, AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब खाने बैठा है। अगर आप कोई भी वेबसाइट बनानी है, कोई भी चीज़ लेनी है, कोई भी कंटेंट करना है आपको, तो आप AI को बोलो, आपको पोस्ट वगैरह सब कुछ चीज़ें बना के दे देगा। और प्राकृतिक भाषा का उपयोग जो आप नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज में यूज करते हो, और रोबोटिक्स का उपयोग हुआ, रोबोटिक देख दो आप, आज की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है 5th जनरेशन के अंदर। फिर मशीन लर्निंग भाषा और स्वचालन, ऑटोमेटिक। अब मैंने AI को एक कमांड दे दी, ऑटोमेटिक अपना बैठ के पूरा काम करेगा, मुझे वापस उसको कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली वन टाइम कमांड देना पड़ेगा। फिर उच्च बुद्धिमत्ता और वॉइस रिकग्निशन और स्वतः सीखने की क्षमता। उच्च बुद्धिमत्ता हाई मतलब सोचने की क्षमता, सबसे ज्यादा सोचने की क्षमता, और वॉइस के बेस पर। अब आजकल आप जब पहले क्या होता था, कंप्यूटर में टाइप करना आता था कीबोर्ड के माध्यम से, अब आज MS वर्ड के अंदर आप बोल के भी टाइप कर सकते हो, लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप बोल रहे हो वो अपना आप टाइप करेगा, बस आपको थोड़ा सा साफ बोलना पड़ेगा, वो अपना आप टाइप होता रहेगा। फिर मैं बात करता हूं महंगे तकनीक, जटिल नीतिक और सामाजिक चिंता। यहाँ पर टाइम भी हमें देखना पड़ेगा किस टाइम पर यूज हो रहा है। तो इसमें क्या है, महंगे तकनीक, जटिल और सामाजिक क्षमता, और लैपटॉप और डेस्कटॉप इसके अंदर क्या हुए, यूज हुए। लैपटॉप और डेस्कटॉप क्या हुए, इसके अंदर यूज हुए। फिर आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में, कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। फिर कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अब सबसे पहले इसकी स्पीड की बात करते हैं, सबसे पहले इसकी स्पीड की बात करते हैं। कंप्यूटर बहुत महंगे, तेज गति से कार्य करते हैं, सेकंड के हजारों हिस्से में कार्य पूरा कर सकते हैं। इसकी गति नैनो सेकंड और पिको सेकंड में मापी जाती है। मतलब मैं अगर आपको कोई डिजिट दूं ना, ऐसे कोई बड़ी संख्या दूं, तो आपको सॉल्व करने में 1 से 2 मिनट लगेगा, लेकिन कंप्यूटर हाथा वेरी स्पीड में ये काम करेगा। फिर सटीकता, एक्यूरेसी, इसको सॉल्व करने में आपसे गलती हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर बिल्कुल गलती नहीं करेगा। तो मतलब एक्यूरेसी, कंप्यूटर गलती नहीं करता जब तक कि प्रोग्राम में त्रुटि ना हो, यह हमेशा सही परिणाम देता है। प्रोग्राम मतलब जो आपको इनपुट दे रहा है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तक कंप्यूटर बिल्कुल गलती नहीं करेगा। फिर स्वचालन, ऑटोमेटिक, अगर मैंने एक बार इसको बोल दिया ये काम कर, तो अपना बैठ के ये काम करेगा। एक ही बार निर्देश देने पर बाद में कंप्यूटर को बिना किसी हस्तक्षेप से कार्य कर सकता है। मतलब अगर आपने एक बार कमांड दे दी कि भाई साहब मेरे ये काम पूरा करना है, ये कैलकुलेशन करनी है, ये टाइपिंग करनी है, तो ये अपना टाइपिंग करेगा जब तक आप इसमें क्या नहीं करोगे, हस्तक्षेप नहीं करोगे, छेड़छाड़ नहीं करोगे। फिर आगे संग्रहण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी, संग्रहण क्षमता, कंप्यूटर की बड़ी मात्रा में डेटा और जानकारी को स्टोर कर सकता है, जिसे आवश्यकता होने पर तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। अगर मैंने सन 2020 के अंदर कोई फाइल बनाई और सेव कर दी, और मुझे आज वो फाइल चाहिए, तो मुझे कंप्यूटर हताहत एज इट इज वो फाइल देगा। तो मतलब इसकी हाई स्टोर कैपेसिटी। और एक आज के टाइम में ऑफिस में जो पेपर वर्क होता था, अब 2020 के भी अगर मैं फाइल ढूंढने लगूँ 5 साल पुराने, तो टाइम लगेगा, मतलब घंटों लग जाएंगे, और मिलेगी नहीं मिलेगी वो भी पता नहीं है। बोलेंगे सर बारिश में भीग गई, जल गई, कुछ भी गुम हो गई, लेकिन ये नहीं करेगा। इसमें हाई स्टोर कैपेसिटी, अगर आपने एक बार फाइल सेव कर दी, जब तक आप उस फाइल को डिलीट नहीं करोगे तब तक वो यहाँ पर क्या रहेगी, सेव रहेगी। वर्सैटिलिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा उपयोग। कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, जैसे शिक्षा, विज्ञान, व्यापार, मनोरंजन और आदि। शिक्षा के अंदर, एजुकेशन के अंदर आप हमसे पढ़ रहे हो, हम आपको पढ़ा रहे, ये जो भी कंटेंट तैयार हो, ये जो भी एडिटिंग होगी, वो सारी किसके बेस पे होगी, कंप्यूटर के माध्यम से। फिर विज्ञान, आज आप देखते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है, किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। फिर व्यापार,
मतलब जो भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके माध्यम से आप बिजनेस की लेखा जोखा कर सकते हो, बिजनेस की लेन देन की जानकारी रख सकते हो, वो भी किसमें, कंप्यूटर के। मनोरंजन कॉमेडी के लिए यूट्यूब में तारक मेहता देखना है, खोल लो, या आपके कंप्यूटर के अंदर उपयोग हो जाए। गेम खेलना, गेम खेल लो। फिर विश्वसनीयता, मतलब इस पर विश्वास। कंप्यूटर लगातार लंबे समय तक बिना थके काम कर सकता है। अगर मैं 2 घंटे बोलने लग जाऊँ तो थक जाऊँगा, सच में थकने, सामान्य बात भाई, मानव है, कोई भी काम लगातार नहीं कर सकते, लेकिन ये कर सकता है। कौन कर सकता है? कंप्यूटर लगातार काम कर सकता है। फिर आगे देखते हैं हम, बोर होने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर सब्जेक्ट ऐसा है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, नींद नहीं लेनी है, अच्छे से इसको क्या करना है, पढ़ना है। फिर डिलिजेंस, मतलब दक्षता, कंप्यूटर को थकान नहीं होती है, ये लगातार एक जैसे काम करता है। ये क्वेश्चन एक बार शायद कांस्टेबल ने पूछ रखा है, पिछले जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें एज इट इज क्वेश्चन आया है कि सर दक्षता क्या होती है, डिलिजेंस क्या होती है। मतलब इसका मतलब ये होता है कंप्यूटर को थकान नहीं होती, वो लगातार क्या करता है, एक जैसे बिना थके लगातार काम करना, बिना थके लगातार क्या करना, काम करना होता है, डिलिजेंस काम होता है। फिर संचार, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंटरनेट और नेटवर्क के माध्यम से तीव्र संचार कर सकता है। आज देखते हो कई बार भी कुछ भी हमला होता है, कोई भी जानकारी होती है, न्यूज होती है, विद इन सेकेंड के अंदर पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारत के अंदर फैल जाती है, ठीक है ना। मल्टीटास्किंग, एक ही बार में बहुत सारे हम काम कर सकते हैं। कंप्यूटर एक साथ कई कार्य कर सकता है, जैसे प्रिंटिंग, टाइपिंग, इंटरनेट और आदि। हाँ, टाइपिंग कर रहे हो, कोई प्रिंट दिया हो, इंटरनेट सर्च करना, तो एक ही बार में बहुत सारे काम कर सकते हो। कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, IQ नहीं है। हाँ, ये चीज है इसमें, ये हमारे पास, उसके पास नहीं। ये खुद की कोई चीज नहीं सोच सकता, ये वो वही करेगा जो हम कमांड देंगे। तो उसके पास क्या नहीं है, बुद्धि नहीं है। क्या नहीं है, बुद्धि। अब कंप्यूटर इतना एडवांस है, इतना स्टोरेज कैपेसिटी, इतनी AI है, लेकिन खुद का कुछ नहीं कर सकता। ये सीमित है मेरे मित्रों, क्या है, सीमित। मतलब वो उतने ही काम करेगा जितने हमने इसको कमांड दिए हैं, जितने हमने इसको सिखाया। चाहे AI हो, AI के अंदर भी वही चीजें जो हमने उसके अंदर स्टोरेज की है। अगर उसको आपको हमारे लिए मारवाड़ी कोई लाइन पूछ लो, वो नहीं बता पाए, क्योंकि उसके अंदर वो लैंग्वेज भी नहीं, मराठी, मारवाड़ी, राजस्थानी, कोई भी उसके अंदर वो लैंग्वेज नहीं है। अब कुछ कुछ तो ऐसे वर्ड होते हैं उसको कोड भी डिकोड भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो क्या मतलब, इसके अंदर क्या नहीं, बुद्धि नहीं है मेरे मित्रों, क्या नहीं है, बुद्धि, खुद की कोई चीज नहीं सोच सकता। फिर ये वापस हो गए यहाँ पे आगे। हाँ, अब ये एक लगा को मैंने टाइपराइटर से कहा था कि तड़कती लाइन होनी चाहिए मेरे LSC और CHO के विद्यार्थी के लिए। तो लाइन क्या है कि संघर्ष के बिना जीवन नहीं है। संघर्ष के बिना क्या नहीं है, जीवन नहीं। बिना संघर्ष कोई जीवन नहीं है। सफल वही हुआ है जो लड़ा हो। बिना लड़ाई करे आप कभी भी जीत नहीं सकते, क्योंकि जिम्मेदारी उससे ही मिलती है जो लायक होता है। तो ये लाइन मतलब यहाँ पर लगनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको जिम्मेदारी मिली आपके घर की, आपके परिवार की, आपके मित्रों की, आपके दोस्तों की, आपके वाइफ की, आपके माता की, आपके पिता की, कि वो उनकी जिम्मेदारी को पूरा करना है, क्योंकि जिम्मेदारी उससे मिलती है जो लायक होता है। तो संघर्ष करते रहो, एक दिन संघर्ष से आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। बिना संघर्ष जीवन संभव नहीं है। संघर्ष कीजिए, CHO की जो सीट है, LSC की जो सीट है वो आराम से प्राप्त कीजिए, क्योंकि हारता वही है जिसने कभी क्या नहीं किया हो, संघर्ष नहीं किया हो मेरे मित्रों। क्या नहीं किया हो, संघर्ष। क्योंकि जब आप संघर्ष नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो, फिर बोलते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये तो मूर्खता हुई। क्या हुई, मूर्खता हुई। बिना पढ़े, बिना एग्जाम दिए आप कैसे कह सकते हो मुझे जीत हासिल हो। बिना लड़े तो जीत भी नहीं मिलती, लड़ना पड़ता है, या मरना पड़ता है या लड़ना पड़ता है। मर गए तो शहीद, और लड़ गए और लड़के जीत गए तो सफल। लड़के जीत गए तो सफल हो जाओ। तो सफल होना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, दुख देखना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। कभी कभी किया, कभी कभी संघर्ष करते हैं तो भी सफलता नहीं मिलती, तो हमें धैर्य रखना पड़ेगा। उस धैर्य के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, कंटेंट अच्छा लगता है, तो एक बार प्लीज़ इसी क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बहुत अच्छी चीज़ लगे तो हमें क्या करना है, कमेंट करना है, क्योंकि आपके कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारे मित्र क्लास देख रहे हैं, हमारे मित्रों को क्लास अच्छी लग रही है, और उसी को हम आगे डे बाय डे कंटिन्यू करेंगे, और इससे अच्छा, बेहतर, सरल और सटीक तरीके से आपको पढ़ाएंगे। डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब इसी एक लाइन के साथ हमारा एक और टॉपिक क्लियर हो रहा है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्लियर हो रहा है मेरे मित्रों। क्या हो रहा है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं। एक है बेस्ड ऑन साइज, मतलब आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। एक होता है मशीन, मतलब उपयोग के आधार पर। किसके आधार पर, उपयोग के आधार पर। और एक होता है पर्पस के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो। बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। सुपर, मेन फ्रेम और मिनी। फिर उपयोग के आधार पर 3 कंप्यूटर हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और ये डिजिटल के ही कौन से प्रकार है, आकार के। एनालॉग और डिजिटल से, सॉरी, डिजिटल के ये सारे प्रकार किसके बने हुए, आकार के आधार पर बने हुए। फिर
उपयोग क्या था, एक तो होता है जनरल पर्पस और एक होता है स्पेशल। जनरल पर्पस सामान्य उपयोग, घर में आप मनोरंजन के लिए पढ़ने के लिए यूज कर रहे हो तो जनरल पर्पस, और स्पेशल पर्पस अगर आप किसी वैज्ञानिक स्रोत में जो काम होता है कंप्यूटर स्पेशल पर्पस यूज होते हैं, मौसम विभाग की जानकारी के लिए उपयोग होते हैं सारी चीजें। फिर मैं बात करता हूं कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, देखो ध्यान दो, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और मेमोरी, इन्हीं तीन मूलभूत इकाइयों से क्या बना अपना। देखो सॉफ्टवेयर में फिर एएस पढ़ेंगे, ओएस पढ़ेंगे, हार्डवेयर में हम इनपुट देखेंगे और आउटपुट देखेंगे। अब एएस मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर। फिर मेमोरी, अब जहां पर क्या होगा, इनका स्टोरेज होगा। मतलब ये तीनों चीजें एक दूसरे के पूरक है, मतलब ये तो होनी चाहिए, तभी आपका क्या बनेगा, आपका पूरा सिस्टम तैयार होगा। और उसी सिस्टम के अंदर हम आज बात करेंगे मेमोरी के। देखो मेमोरी क्या होती है कि सर एक ऐसा स्थान जहां डाटा का भंडारण होता है वो क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। एक बार वापस देखो उसको, मेमोरी क्या होती है, ध्यान से देखिए। देखो ऐसा स्थान जहां डाटा का भंडारण होता हो वह मेमोरी कहलाती है। क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। भंडारण का मतलब होता है स्टोरेज। और ये रहा अपना डाटा किसी भी फॉर्मेट हो सकता है, पिक्चर के फॉर्मेट भी हो सकता है, आपके ऑडियो फॉर्मेट भी हो सकता है, आपके वीडियो फॉर्मेट भी हो सकता है, आपके टेक्स्ट फॉर्मेट भी हो सकता है। ये सारा क्या होता है, आपका डाटा होता है, उसी के आधार पर पूरा वर्किंग करता है। फिर इसी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी। क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी मतलब प्राथमिक श्रेणी की मेमोरी, जिसे हम बोल सकते हैं फर्स्ट मेमोरी। क्या बोलते हैं, फर्स्ट मेमोरी। अब इस फर्स्ट मेमोरी के दो प्रकार है, एक होता है रैम और एक होता है आपके रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये एक अस्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है, अस्थायी। मतलब सिस्टम में अगर अचानक से बंद हो जाता है, कभी कभी होता है हम कोई फाइल बना रहे हैं और अचानक से लाइट चली जाए तो हमारा डाटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। मेरे मतलब क्या होता है, डिलीट हो जाता है। और वो किसके अंदर आता है, रैम के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, रैम के अंदर। और रैम का मतलब ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और ये दो प्रकार की, एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम, ये कौन सी होती है, रैम के दो मेन पॉइंट है। फिर रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, और ये होती है स्थायी। क्या होती है, स्थायी मेमोरी होती है। एक बार आपने डाटा सेव कर दिया, जब आप खुद उसमें कुछ चेंजेस नहीं करोगे तब तक उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और ये तीन प्रकार की होती हैं, एक होती है पी रोम प्रोग्रामेबल रोम, एक होती है ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, फिर डबल ईपी रोम इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। इनकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है और ये किस प्रकार से उपयोग होते हैं वो आपको चीजें याद रखनी है। फिर मैं आगे बात करता हूँ सेकेंडरी मेमोरी की। अब देखो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, द्वितीय श्रेणी की मेमोरी। अब जो देखो परिभाषा एक बार ध्यान, जो सिस्टम के साथ काम करती है, सिस्टम के साथ काम करती है, साथ काम करती है या सिस्टम से अलग काम करती है, सिस्टम से अलग काम करती है। अब सिस्टम के साथ भी काम करेगी, सिस्टम से अलग भी काम करेगी। अब ये कौन सी मेमोरी वैसे, इरेज हो जा रहा है मेरे भाई, ये हो गया इरेज, काम भी करती है। देखो जैसे कि आपके पास कोई पेन ड्राइव है, क्या है, पेन ड्राइव, उस पेन ड्राइव के अंदर कोई मूवी अच्छी है, आपने इंस्टॉल कर रखी है, डाउनलोड कर रखी है, वो मूवी आपने अपने लैपटॉप नंबर 1 के अंदर ऑन की, देख ली, अच्छी बात है। फिर आपको कोई फ्रेंड आया कि भाई मुझे मूवी चाहिए, मुझे तेरा पेन ड्राइव दे, तो वो क्या करेगा, वो पेन ड्राइव बाहर निकालेगा और अपने फ्रेंड को दे देगा, वो गया और लैपटॉप 2 में उसको देखेगा। तो इसके बीच जो उस पेन ड्राइव के अंदर जो मूवी थी, डाटा था, वो क्या डिलीट हुआ, क्या नहीं हुआ,
मतलब सिस्टम के साथ भी काम करेगा और सिस्टम से अलग भी काम करेगा। और रैम क्या होती है, फिक्स। फर्स्ट मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी फिक्स होगी, यहीं पर काम करना, यहीं पे काम करना, वो डिलीट हो जाएगी फिर। तो इसके अंदर कौन कौन सी, एक होती है हार्ड डिस्क, HDD हार्ड डिस्क, फिर होती है SSD सॉलिड ड्राइव। देखो ये इससे थोड़ी महंगी होती है, लेकिन ये क्या होती है, स्पीड होती है, गति वाली होती है। कौन सी होती है, SSD। फिर एक होता है CD और एक होता है DVD। CD का मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क, क्या होता है, कंपैक्ट डिस्क। और DVD होता है डिजिटल वर्टाइल डिस्क, डिजिटल वर्टाइल डिस्क। अब CD में DVD में अंतर क्या है, CD होती है 700 MB की, कितनी होती है, 700 MB की। और ये आपकी क्या होती है, DVD होती है 4.7 GB की होती है, मतलब गीगाबाइट्स की, और ये होती है आपके मेगाबाइट्स की। फिर आगे देखिए, फिर मेमोरी कौन, कैश मेमोरी प्रोसेसर के बिल्कुल पास होती है और सबसे तेज होती है, और ये L1, L2 और L3 में बांट जाती है। अगर आपसे पूछे कैश मेमोरी के भाग कितने, 3 है, L1, L2 और L3, और इसका ये सबसे तेज मेमोरी कौन सी, स्पीड वाली मेमोरी है, और किसके पास होती है, आपके मेन प्रोसेसर के पास होती है। फिर एक होता है रजिस्टर, CPU के अंदर देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है। मतलब कंप्यूटर का कर्ता कौन है, CPU। इसके अंदर जो मेन मेमोरी होती है उसे बोलते हैं रजिस्टर मेमोरी। क्या होती है, रजिस्टर। यह बहुत तेज और सीमित आकार की मेमोरी होती है। सीमित आकार मतलब इसकी साइज बिल्कुल छोटी होती है, लेकिन क्या होती है, बहुत तेज होती है। एक होती है वर्चुअल मेमोरी। रैम की कमी को पूरा करने के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है, और ये किसमें, सॉफ्टवेयर के, मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपके पास रैम कम है, आप जो हार्ड डिस्क होती है उसको वर्चुअल रूप में किसमें बदल सकते हो, रैम में बदल सकते हो, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी में आप बदल सकते हो। ये मेन 5 इंपॉर्टेंट मेमोरी के भाग हैं जो आपको याद करने, और ये तो रट लेना है कि आपकी कैश मेमोरी के कितने लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं, L1, L2 और L3 होते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, प्रोसेसर के सबसे पास मेमोरी कौन सी होती है, कैश मेमोरी। CPU के पास, CPU के अंदर कौन सी मेमोरी होती है, रजिस्टर मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी सबसे छोटे आकार की होती है, रजिस्टर मेमोरी होती है। अब कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है, कैश मेमोरी होती है। ये आप इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर क्यों, आगे देखते हैं कंप्यूटर डिवाइस। अब ध्यान दो, देखो अब मैंने यहां पर देखा था अभी जस्ट, अभी हमने यहाँ पे बात किया था कि एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है आपके हार्डवेयर। अब इसी हार्डवेयर के अंदर एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे इनपुट एंड आउटपुट होते क्या हैं। देखो कंप्यूटर डिवाइस 2 मुख्य वर्गों में बांटा हुआ है, एक तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। और ये कौन सा डिवाइस है, हार्डवेयर। देखो हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिन्हें यूजर देख सकता है, यूज कर सकता है, लेकिन छू भी सकता है, वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। और जिन्हें हम छू नहीं सकते वो होते हैं सॉफ्टवेयर। और हम बात करेंगे हार्डवेयर की। हार्डवेयर के अंदर 2 पार्ट है, मैंने अभी कहा था इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट डिवाइस यूजर द्वारा डाटा और निर्देश कंप्यूटर को देने के लिए उपयोग किया होता है। मतलब वे डिवाइस जिनके माध्यम से आप कंप्यूटर को डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, निर्देश देते हैं, वो कौन से डिवाइस कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। फिर कौन कौन से होते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, कैमरा, वेबकैम, टच स्क्रीन, लाइट पेन और जॉयस्टिक। अब ये टच स्क्रीन में अभी एक और बात, इसके बारे में बात करेंगे। अब जिनके माध्यम से आप डाटा इंसर्ट कर रहे हो, कमांड दे रहे हो, वो सारे किस में आएंगे, इनपुट डिवाइस के अंदर आएंगे। और जिनके माध्यम से आपको डाटा मिलता है वो किसके अंदर आएगा, आपके आउटपुट डिवाइस में आएगा। मेरे मित्रों किस में आएगा, आउटपुट। मतलब जिसमें हमें क्या देखेंगे, वापस परिणाम देखेंगे। मतलब प्रोसेस किए गए डाटा को यूजर को दिखाने का काम कौन करता है, आउटपुट डिवाइस करता है। मेरे मित्रों कौन करता है, आउटपुट डिवाइस। कौन कौन से, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और हेडफोन। मतलब आपने जो भी डाटा इंसर्ट किया, जो भी आपने टाइप किया, आपको कहां दिखाई देगा, मॉनिटर में। जो भी आपने स्कैन किया उसको प्रिंट करना है तो कहां आएगा, प्रिंटर में। जो भी आपने सॉन्ग प्ले किया वो कहां पर सुनाई देगा, स्पीकर में। ये जो सारी चीजें होती हैं आउटपुट के भाग होते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं, देखो हार्डवेयर के प्रकार, हार्डवेयर की श्रेणियां, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग यूनिट। और एक होता है पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस में बताता हूं क्या होता है। देखो इनपुट डिवाइस माउस, कीबोर्ड, स्क्रॉलर, जिससे हम इनपुट देते हैं। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। स्टोरेज डिवाइस में आपके आ गए हार्ड डिस्क, SSD, पेनड्राइव, सारी चीजें आ गई। और प्रोसेसिंग यूनिट में आपके CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट। और पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, जो अतिरिक्त रूप से CPU में लगाए जाते हैं। जैसे कि आपके
कौन कौन से हो गई आपके ये पेन ड्राइव वगैरह सभी किस में आएंगे, पेरिफेरल में आएंगे, वापस किस में आएंगे, पेरिफेरल में, जो आप अपने एक्स्ट्रा रूप से किस में लगाते हो, कंप्यूटर में सारी चीजें लगाते हो। फिर सॉफ्टवेयर के प्रकार, अभी मैंने बताया था कि जो पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, वो सारे क्या कहलाएंगे, सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सॉफ्टवेयर। और सिस्टम एक होता है, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ड्राइवर सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए चलाया जाता है, मतलब जो मेन कंप्यूटर, जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हो वहां पर लिखता था विंडोज रनिंग, जब आप मोबाइल फोन कभी ऑफ करते हो वापस ऑन करते लिखा था पावर बाय एंड्रॉइड, आईफोन जब ऑन ऑफ होता लिखा होता iOS। ये क्या होता है, सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसमें विंडोज, लिनक्स और डॉस होता है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होती है, जो ऐप होती है यूजर द्वारा विशेष कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं, मतलब जो मेन वर्किंग होती है ऐप के माध्यम से होती है, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल और फोटोशॉप हो गया। यूटिलिटी सिस्टम को बनाए रखने की में सहायक होती है एंटीवायरस और विंजप, मतलब जो आपके सिस्टम में कोई भी वायरस आता है, कोई भी PDF, कोई भी फोटो आपको एक्सट्रैक्ट करनी हो तो आप एंटीवायरस और विंजप के माध्यम से कर सकते हो। फिर ड्राइवर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और OS को जोड़ने के माध्यम, प्रिंटर, ड्राइवर और साउंड ड्राइवर। जब आप कभी नया प्रिंटर लेते हो तो बोलते हैं कि इसका ड्राइवर इंस्टॉल करो, मतलब इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को जोड़ने का जो सहायक रूप प्रदान करते हैं वो कौन करते हैं, ड्राइवर सॉफ्टवेयर करते हैं। फिर अब आपके इसमें बात करेंगे MS ऑफिस की, MS ऑफिस की, देखो ध्यान दो, ये भी आपके सिलेबस में दिया गया पूरा MS ऑफिस। MS ऑफिस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और ये कहाँ की कंपनी है, USA की कंपनी है। अब इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन बनते हैं। क्या बनते हैं, एप्लीकेशन बनते हैं। इन एप्लीकेशन का यूज कहाँ होता है, ऑफिस वर्किंग में। कहाँ होता है, ऑफिस वर्किंग में, मतलब ऑफिस के कार्य के संबंधित जो भी एप्लीकेशन बनाए जाते हैं MS ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाता है। और हमारे सिलेबस में 3 एप्लीकेशन प्रोग्राम दिए गए। इसके कितने दिए गए, 3 दिए गए। एक दिया गया आपके MS वर्ड, एक दिया गया आपके MS एक्सेल, एक आपके दिया गया है MS पावर पॉइंट। इन तीनों को हमें पूरा करना है, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट पूरा कर लेंगे। अब देखो ध्यान दो, MS वर्ड क्या होता है, MS वर्ड, MS वर्ड का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके अंदर बनते हैं आपके डॉक्यूमेंट बनते हैं। क्या बनते हैं, डॉक्यूमेंट बनते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि MS वर्ड में जो फाइल बनती है उसे क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। और डॉक्यूमेंट फाइल जिसमें शेप, टेक्स्ट, पिक्चर, चार्ट, ये सारी चीजें होती है किसके अंदर होती हैं, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर होती हैं। और उसकी फाइल का एक्सटेंशन नेम, जैसे हिंदी में कहा जाता है विस्तारित नाम, वो क्या होता है, वो होता है .docx होता है, .docx। मैं इसे हमेशा बोलता हूँ star.docx। स्टार का मतलब होगा कोई भी नाम, मतलब अगर आपने कोई फाइल बनी है ram.docx, ram.docx और किसी भी नाम के पीछे .docx लिखा हुआ है तो मतलब फाइल किसकी है, MS वर्ड की है। और MS वर्ड की फाइल को बोलते हैं डॉक्यूमेंट फाइल बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब ये जो आपके MS वर्ड है, ये MS वर्ड आपके लेटेस्ट वर्जन जो अभी यूज हो रहा है सभी पीसी के अंदर 2019 वाला है। 2019, 2010, 2007 ये सारी चीजें इसके अंदर बनी हुई है। अभी हम पढ़ेंगे आज भी आपका लेटेस्ट जो पिछले वाला वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें 2019 के बारे में पूछा हुआ है। और अभी हम देखेंगे 2019 का MS वर्ड सबसे लेटेस्ट यूज हो रहा है। अब इसके अंदर ये होती है टेब होती है सारी। देखो सबसे पहले टेब की होती है, टेब का स्ट्रक्चर देखो आप। टेब जो बनती है आपकी रिबन से, किससे बनती है, रिबन से। रिबन जो आपके बनता है ग्रुप से, और ग्रुप जो आपके बनते हैं ऑप्शन से। मतलब एक दो ऑप्शन मिलकर बनाएंगे एक ग्रुप, एक दो ग्रुप मिलकर बनेंगे रिबन, और रिबन ही कहलाएगी हमारी टेब। तो इसके अंदर टोटल देखो, एक होम टेब, इंसर्ट टेब, डिजाइन टेब, लेआउट टेब, फाइल टेब, आपके नंबर 6 पे हो गए रेफरेंस टेब, मेलिंग टेब और रिव्यू टेब, और ये व्यू टेब। एक एक टेब के एक एक ऑप्शंस को हम क्लियर करेंगे। देखो सबसे पहले बात करेंगे हम फाइल टेब की। फाइल टेब बैक स्टेज व्यू। फाइल टेब के अंदर देखो एक होता है न्यू। न्यू का मतलब होता है नया डॉक्यूमेंट बनाना। अगर आपसे इसकी शॉर्टकट की पूछे
तो कंट्रोल प्लस एन होती है, क्या होती है कंट्रोल प्लस एन। फिर होता है ओपन, ओपन का मतलब होता है फाइल खोलना, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओ होती है, क्या होती है कंट्रोल प्लस ओ। फिर सेव और सेव, देखो दोनों में अंतर क्या, एक होता है सेव और एक होता है आपके सेव एज। सेव की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस और सेव एज की होती है F12। सेव का मतलब आपने एक नई फाइल बनी उसको सेव कर दिया, चलो बात खत्म। सेव एज क्या होती है, बनी गई फाइल के अंदर कुछ परिवर्तन करके उसी फाइल का नाम चेंज करके किसी दूसरी जगह पर आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, और उसकी शॉर्टकट क्या होगी F12। F12 मतलब F1 से लेके F12 जो फंक्शन की होती है, क्या होती है फंक्शन की, उसमें F12 का काम क्या होता है सेव एज। और टोटल फंक्शन की कितनी होती है, इसमें 12 होती है, फंक्शन की कितनी 12। फिर P का मतलब होता है प्रिंट करना और शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस P। फिर शेयर, कोई भी चीज़ आपको अगर आपको भेजनी ईमेल या क्लाउड स्टोरेज पर साझा करनी है। एक्सपोर्ट, उसी फाइल को PDF या किसी भी अन्य फॉर्मेट में, अगर आपको ये वो फाइल बनी है आपने PDF में बनानी हो, चाहे आपको JPG में बनानी हो, चाहे आप कोई भी फॉर्मेट बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिर ऑप्शंस में आपके वर्ड की सेटिंग बदलना, जो भी आपके MS वर्ड में जो बार्स होती हैं, जो ऑप्शन होते हैं, आप उनको चेंज कर सकते हो। अब इसमें आगे देखो आपकी टैब होती है होम टैब। कौन सी टैब, होम टैब। होम टैब में फर्स्ट ग्रुप आता है आपका मुख्य कमांड का ग्रुप आता है कि क्लिपबोर्ड का, किसका आता है क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड के अंदर 4 ऑप्शन है, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी की होती है कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट की होती है कंट्रोल प्लस वी, और फॉर्मेट पेंटर की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। कट का मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट के भाग को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर लेना। कॉपी का मतलब किसी भी भाग की 2 प्रतिलिपि बनाना, और जो भी आपने कट और कॉपी किया है उनको क्या करना, पेस्ट करना। फिर एक होता है फॉर्मेट पेंटर, अब ये करता है फॉर्मेटिंग की कॉपी करता है, किसकी कॉपी करता है, फॉर्मेटिंग की। टेक्स्ट की नकल करना या स्थान बदलना, कौन सा ऑप्शन काम आएगा, कौन सा ग्रुप काम आएगा, आपके क्लिपबोर्ड ग्रुप। फिर एक ग्रुप आता है फॉन्ट का। फॉन्ट का मतलब भाषा की जो स्टाइल होती है, क्या होती है स्टाइल। तो सबसे पहले आता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, टेक्स्ट हाइलाइट। बोल्ड मतलब अक्षरों को गहरा करना और इसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस बी। इटैलिक का मतलब अक्षरों को तिरछा लिखना, इसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस आई। फिर अंडरलाइन मतलब टेक्स्ट नीचे क्या लाना, लाइन लाना, इसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस यू। फिर फॉन्ट साइज बदलना, जो भी आपने लिखी है उसकी क्या करना, साइज चेंज करना। फिर फॉन्ट कलर और टेक्स्ट हाईलाइटर, टेक्स्ट को हाईलाइट करना। मतलब फॉन्ट से संबंधित सभी काम होते हैं इसमें। फिर होता है पैराग्राफ, फिर अलाइनमेंट, बुलेट्स, नंबरिंग, लाइन और स्पेसिंग बॉर्डर्स। अलाइनमेंट में 4 अलाइनमेंट याद रखना, सेंटर टेक्स्ट अलाइन, राइट टेक्स्ट अलाइन, लेफ्ट टेक्स्ट अलाइन और जस्टिफाई। सेंटर टेक्स्ट अलाइन का मतलब होता है डॉक्यूमेंट के बीच में लिखना, लेफ्ट टेक्स्ट अलाइन का मतलब लेफ्ट साइड में लिखना, और राइट टेक्स्ट अलाइन मतलब राइट साइड में लिखना। और कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई, जस्टिफाई का मतलब होता है जैसा का वैसा करना। ये सारे होते हैं टेक्स्ट के अलाइनमेंट, मतलब क्या होती है, टेक्स्ट की स्थितियां होती हैं। फिर बुलेट्स लाइब्रेरी में क्या होती है, जो पैराग्राफ के विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं। जब हम पढ़ते हैं, देखो हम किताब में देखते हैं ना, कभी कभी किताब के पैराग्राफ के ऐसे ऐसे कुछ चिन्ह होते हैं, और ये क्या लगा बुलेट, उन चिन्ह को आप नंबर में लिखना है, नंबरिंग लाइब्रेरी। फिर लाइन स्पेसिंग और बॉर्डर आप बदल सकते हो। फिर होता है स्टाइल, हेडिंग, टाइटल और सब टाइटल आप इसमें से एड कर सकते हो। फिर एडिटिंग के अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, एक होता है कंट्रोल प्लस एफ मतलब फाइंड, एक होता है कंट्रोल प्लस एच मतलब रिप्लेस, और इसमें होता है कंट्रोल प्लस ए मतलब ऑल सेलेक्ट। फाइंड कर सकते हो, कोई भी चीज़ ढूंढनी हो, कोई भी चीज़ बदलनी हो तो कंट्रोल प्लस एच, और सिलेक्ट में आप कंट्रोल प्लस ए कर सकते हो। फिर स्टाइल को लागू करना, शब्द खोजने और बदलने में कौन होता है, काम होता है आपके रिप्लेस काम होता है। एक चीज याद रखना मेरे मित्रों, रिप्लेस और फाइंड की कंबाइंड शॉर्टकट की होती है। बार बार बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें शॉर्टकट की हर बार पूछी जाती है। अगर आपसे पूछे रिप्लेस और फाइंड की कंबाइंड शॉर्टकट की क्या है, तो उसकी कंबाइंड शॉर्टकट की है सर कंट्रोल प्लस एच है। क्या है, कंट्रोल प्लस एच। कंबाइंड का मतलब होता है संयुक्त कुंजी, और ये दोनों, ये एक ही कुंजी किसमें काम आएगी, फाइंड में भी काम आएगी और रिप्लेस में भी काम आएगी। फिर आगे इंसर्ट टैब देखते हैं। इंसर्ट टैब पेजेस ग्रुप में आपको सबसे पहले कवर पेज मिलता है, ब्लैंक पेज मिलता है और पेज ब्रेक मिलता है। मतलब अगर आप डॉक्यूमेंट का कवर पेज बनाना चाहते हो या खाली पेज लाना चाहते हो या पेज को 2 भागों में बांटना चाहते हो, कौन सा ग्रुप काम आएगा, पेज काम आएगा। फिर टेबल्स, इंसर्ट टेबल, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, टेबल इंसर्ट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। फिर इलिस्ट्रेशन में का मतलब होता है आकृतियां, मतलब आप पिक्चर, शेप, आइकन्स, 3D मॉडल्स और स्मार्ट आर्ट, इसमें आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। फिर लिंक्स के अंदर हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के, इसके माध्यम से आप लिंक क्रिएट कर सकते हो। फिर हेडर एंड फुटर, कोई भी प्रोग्राम में हेडिंग देनी हो
या सबसे नीचे लिखना हो पेज के तो आप फुटर यूज कर सकते हो और पेज नंबर भी आप यूज कर सकते हो। फिर टेक्स्ट में टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट और ड्रॉप कैप, ये सारे टेक्स्ट को लिखने के क्या है, विशेष टेक्स्ट स्टाइल को जोड़ने का एक तरीका है। फिर सिंबल्स में इक्वेशन और सिंबल्स, इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण, मतलब जो गणितीय समीकरण जो भी आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। सिंबल में चिन्ह, मतलब कौन से चिन्ह जो आपको कीबोर्ड पर नहीं मिलते हो, कहाँ नहीं मिलते हो, कीबोर्ड पर नहीं मिलते हो, वो आप कहाँ से ला सकते हो, सिंबल में से ला सकते हो। फिर आगे डिजाइन टेप, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, थीम्स, कलर, फॉन्ट्स, पैराग्राफ स्पेसिंग, ये सारे काम आता है दस्तावेज का कुल रूप तैयार करने के लिए। मतलब इसके माध्यम से आप डॉक्यूमेंट की थीम चेंज कर सकते हो, कलर, फॉन्ट, सारी चीजें आराम से चेंज कर सकते हो। फिर पेज बैकग्राउंड, वाटरमार्क, पेज कलर एंड पेज बॉर्डर्स। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, वाटरमार्क। वाटरमार्क का मतलब होता है जो आपके डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट के पेज के पीछे जो हल्का सा टेक्स्ट होता है, जब आप कोई भी नोट्स परचेज करते हो किसी भी कोचिंग के, तो उस कोचिंग का नाम उस टेक्स्ट के हर पेज पे लिखा होता है बैकग्राउंड में, वो क्या कहलाता है, वाटरमार्क कहलाता है मेरे मित्रों। क्या कहलाता है, वाटरमार्क। फिर लेआउट है, लेआउट में आपके सबसे पेज सेटअप, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और पेज का कॉलम और ब्रेक। ओरिएंटेशन में दो होते हैं, एक होता है लैंडस्केप और एक होता है आपके प्रोटेट। क्या होता है, प्रोटेट। लैंडस्केप मतलब पेज की विड्थ बड़ी करना और प्रोटेट में पेज की लेंथ बड़ी करना। पेज सेटिंग से संबंधित सारे नियंत्रण होते हैं। फिर पैराग्राफ, इंडेंट एंड स्पेसिंग, आप जो भी पैराग्राफ की स्पेसिंग चेंज करना चाहते हो। फिर अरेंज, पोजीशन, वेब टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेक बैकवर्ड, ये सारे काम होते हैं ऑब्जेक्ट्स को लेआउट करने के लिए। ऑब्जेक्ट्स मतलब जो भी आप फोटोज इंसर्ट करोगे उनका क्या बनाओगे, लेआउट अरेंज करने के लिए सारी चीजें काम आती हैं। फिर रेफरेंस टेब में टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना। फिर क्रिएशन एंड बिब्लियोग्राफी, फिर आपके कैप्शंस और इंडेक्स, इन सारी चीज़ों का काम ये होता है कि इंसर्ट कैप्शन एंड क्रॉस रेफरेंस बनाना, मार्क एंट्री इंसर्ट करना या शॉर्ट से जोड़ना, किसके माध्यम से, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी से। फिर टेबल ऑफ कंटेंट से आप कोई भी, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट क्या होती है, अगर आप जो बुक लेते हो उस बुक की सबसे पहले इंडेक्स होती है जहाँ पर चैप्टर्स के नेम लिखे होते हैं कि फर्स्ट चैप्टर इस पेज से यहाँ तक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, टेबल ऑफ कंटेंट होती हैं। फिर आगे मेलिंग टैब, मेलिंग टैब में सबसे पहले क्रिएट में आपके आता है लेबल एंड एनवेलप, मतलब इसके माध्यम से आप क्या बना सकते हो, लेबल और एनवेलप बना सकते हो। फिर स्टार्ट मर्ज, स्टार्ट मर्ज में आप कोई भी, अगर आप देखो मेलिंग टैब एक ही बात बताता हूँ, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको एक से अधिक लोगों तक भेजना है और 100 या 200 लोगों का आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना है, तो आप किसके माध्यम से बनाओगे, मेल मर्ज के माध्यम से, मेल मर्ज के माध्यम से। ये सारी चीजें किसके अंदर होती है, इस मेलिंग टैब्स के अंदर होती है। फिर रिव्यू टैब, रिव्यू टैब का मतलब होता है समीक्षा करना, क्या करना, समीक्षा करना। कोई भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया उसका वेरिफिकेशन करना है। जिसमें प्रूफिंग, प्रूफिंग में एक होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसकी शॉर्टकट की होती है F7। इसके माध्यम से आप डॉक्यूमेंट में जो भी गलतियां हुई स्पेलिंग में, ग्रामर के संबंधित, वो आप यहाँ से सुधार सकते हो। फिर लैंग्वेजेस में यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। फिर कमेंट्स में किसी भी वर्ड पर हम टिप्पणी कर सकते हैं। ट्रैकिंग, किसी भी ट्रैक को चेंज करना हो, चेंजेस, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। ये डॉक्यूमेंट देखो, ये जो सारी चीजें होती हैं रिव्यू में, डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए होती हैं कि डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। फिर इसको अंतिम रूप तैयार करते हैं हम किसमें, व्यू टैब में तैयार करते हैं। किसमें तैयार करते हैं, व्यू, कि मेरा डॉक्यूमेंट बनके पूरा तैयार हो गया, मुझे सिर्फ उससे क्या करना है, व्यू करना, मतलब देखना है। तो व्यू टैब में सबसे पहले देखो रीड मोड, प्रिंट लेआउट एंड वेब लेआउट, शो, रूलर एंड रीड लाइन एंड नेविगेशन पैन, जूम, जूम आउट एंड मैक्रोज, टेक्स्ट की रिकॉर्डिंग, टेक्स्ट की रिकॉर्डिंग किसमें होती है, मैक्रोज में होती है। अब इसमें मेरे मित्रों सबसे देखो इंपॉर्टेंट चीज देखो, आप अगर आपसे कोई पूछे MS वर्ड के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द देखो, एक तो आपको याद रखनी F7, F12 और एक आपको याद रखना मैक्रोज, एक आपको याद रखना मेल मर्ज, एक आपको रखना टेबल, फॉर्मेट पेंटर। F7 का मतलब स्पेलिंग एंड ग्रामर, जो भी स्पेलिंग के संबंधित या ग्रामर के संबंधित गलतियां होती हैं उनको कौन सुधारेगा, F7 सुधारेगा। फिर F12 का मतलब होता है सेव एज, क्या होता है, सेव एज। फिर मैक्रोज, मैक्रोज में होती है टेक्स्ट की रिकॉर्डिंग होती है, क्या होती है, टेक्स्ट की रिकॉर्डिंग। फिर मेल मर्ज के अंदर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को एक साथ कई लोगों तक भेज सकते हो। फिर टेबल में आप ड्रॉ कर सकते हो टेबल। फिर फॉर्मेट पेंटर के अंदर आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग की कॉपी कर सकते हो। फिर अब इसके अंदर कुछ शॉर्टकट कीज होती है मेरे मित्रों, देखो इसके अंदर शॉर्टकट की A to Z भी होती है,
मतलब ए से लेके जहाँ जहाँ ए के अल्फाबेट्स है वहाँ पर शॉर्टकट की होगी, आपको यहाँ पर याद रखना है। इसमें देखो एक होती है कंट्रोल प्लस ए, जिसका मीन्स होता है ऑल सेलेक्ट, इंपॉर्टेंट याद। फिर कंट्रोल प्लस बी, जिसका मतलब होता है बोल्ड। फिर कंट्रोल प्लस सी, ये जो सारी शॉर्टकट की किसके साथ यूज होगी, CTRL मतलब कंट्रोल के साथ। कंट्रोल प्लस सी, जिसका मीन्स होता है कॉपी। कंट्रोल प्लस डी, जिसका मीन्स होता है फॉन्ट फैमिली, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। कंट्रोल प्लस ई, सेंटर टेक्स्ट अलाइन, मतलब अगर आपको डॉक्यूमेंट के सेंटर में लिखना है तो आप कौन सा यूज करोगे, कंट्रोल प्लस ई यूज करोगे। फिर ई के बाद में आता है एफ, एफ का मतलब होता है फाइंड, मतलब कोई भी चीज़ आपको ढूंढनी हो। फिर होता है जी, जी का मतलब होता है गो टू, जो आपने चीज़ ढूंढी हो वहाँ पर आप जा सकते हो। फिर होता है एच, एच का मतलब होता है रिप्लेस, कोई भी अगर आपको स्पेलिंग बदलनी हो। फिर होता है आई, आई का मतलब होता है इटैलिक, अगर आपको अक्षर तिरछे लिखने हो। फिर होता है जे, जे का मीन्स होता है जस्टिफाई, क्या होता है जस्टिफाई। जे के बाद में आती है के, के का मीन्स होता है हाइपरलिंक, क्या होता है हाइपरलिंक। के के बाद में एल, एल का मीन्स होता है लेफ्ट टेक्स्ट अलाइन, क्या होता है लेफ्ट टेक्स्ट अलाइन। एल के बाद में एम, एम के बाद में आता है न्यू स्लाइड, क्या आता है न्यू स्लाइड, अगर आपको पावर पॉइंट में कोई भी स्लाइड इंसर्ट करनी हो। फिर एन, एन का मतलब होता है न्यू। फिर होता है ओ है ओपन। फिर पी, पी का मीन्स होता है प्रिंट। फिर आता है पी, क्यू के बाद क्वाइट, कोई भी ऑप्शन से अगर आपको पढ़ना हो। क्यू के बाद में आता है आर, आर का मतलब होता है राइट टेक्स्ट अलाइन, राइट टेक्स्ट अलाइन। फिर आर के बाद में एस, एस का मतलब होता है सेव। एस के बाद में टी, टी का मतलब होता है न्यू टेब, न्यू टेब। फिर टी के बाद में यू, यू का मतलब होता है अंडरलाइन। यू के बाद में वी, वी का मतलब होता है आपके पेस्ट, क्या होता है मेरे मित्रों पेस्ट, जो भी आपने डॉक्यूमेंट में कट वो कॉपी किया गया उसको पेस्ट करते हैं। वी के बाद में यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू में मतलब है क्लोज, अगर आपको कोई भी फाइल बंद करनी हो। डब्ल्यू के बाद में एक्स, एक्स में क्या होता है कोई भी चीज़ कट करनी हो। एक्स के बाद में वाई, वाई का मतलब रीडू, कोई भी आपने डॉक्यूमेंट किया उसको वापस देखना हो। अंडू, अंडू का मतलब देख जाना हो। ये A to Z शॉर्टकट की 5 मिनट आपको क्लियर होगी। एक एक शॉर्टकट की अगर राइटिंग समझ में नहीं आई हो तो अच्छे से सुन लेना, मैं जो जो चीज़ें बोली आपको आराम से वो लिखनी है। फिर उसके बाद में कुछ एक्सेल की शॉर्टकट की है कि अगर कंट्रोल प्लस आप सेमीकोलन यूज करो तो क्या होगा, आज की तारीख आ जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट डॉलर के साथ आप मुद्रा फॉरवर्ड बना सकते हो, मतलब करेंसी का फॉरवर्ड बना सकते हो। अल्ट प्लस बराबर से आप ऑटो सम मतलब जोड़ सकते हो, और F2 से आप सेल एडिट कर सकते हो। लेकिन मेरी बात सुनो, अगर आपको कोई भी एक्सेल में फॉर्मूला लगाना हो तो उसमें एक चीज़ याद रखना, एक्सेल के हर फॉर्मूले में आगे क्या लगाना पड़ेगा, हमें बराबर लगाना पड़ेगा, तभी आपका फॉर्मूला वर्किंग करेगा। फिर उसके बाद में MS पावर पॉइंट ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है। इसके अंदर देखो एक होती है प्रेजेंटेशन फाइल, क्या होती है प्रेजेंटेशन फाइल होती है, प्रेजेंटेशन फाइल होती है। अब ये प्रेजेंटेशन फाइल बनती है स्लाइड के माध्यम से, किसके माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से। और इसके अंदर आप स्लाइड की यूज कर सकते, क्या बना सकते हो, प्रस्तुति फाइल। मतलब अगर आपको कोई भी वीडियो फॉर्मेट में कोई फाइल बनानी है तो किस में बनाओगे, MS पावर पॉइंट में। और इसकी फाइल का नाम क्या होगा, प्रेजेंटेशन फाइल। और इसकी फाइल का एक्सटेंशन नेम होगा star.pptx होगा, star.pptx होगा। फिर उसके बाद में मैंने कहा MS एक्सेल में star.slx होता है, किसकी फाइल का नाम, MS एक्सेल की फाइल का नाम क्या होता है, एक्सटेंशन नेम। और MS एक्सेल के star.xlwx ये होती है आपकी MS वर्ड की वर्कबुक का फाइल का एक्सटेंशन नेम। और आपकी फोटो की फाइल का एक्सटेंशन नेम पूछे star.jpg, star.png, star.bmp, ये होता है आपके बिट मैप पिक्चर। अगर आपको ऑडियो का फॉर्मेट पूछे कि ऑडियो की फाइल का फॉर्मेट क्या होता है, ऑडियो की फॉर्मेट का फाइल का होता है .mp4, ये होती है आपकी वीडियो का। .mp3 ये होता है आपके ऑडियो का, किसका होता है, ऑडियो का। और ये होता है आपके वीडियो का। अब ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई मेरे मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले आपके CH और LSA के लिए बहुत ही अच्छी क्लास है। एक एक ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और मेरी आशा है कि जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ऐसे मतलब क्रिटिकल टर्म्स में नहीं थी जो आपको समझ में नहीं है। मतलब बहुत ही बेसिक लैंग्वेज के अंदर आपने सारी चीज़ें पढ़ी। हमने कंप्यूटर की शुरुआत से लेके मतलब फर्स्ट स्लाइड में आपने देखा होगा
कि हमने कम देखा था कंप्यूटर बना कैसे, वहाँ से लेके हमने कंप्यूटर की एंडिंग वर्किंग कैसे होती है वहाँ तक सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें हमने देख ली। चाहे आपके कंप्यूटर के विकास क्रम हो, चाहे कंप्यूटर की खोज हुई हो, आविष्कार हुआ हो, चाहे कंप्यूटर की परिभाषा हुई हो, चाहे कंप्यूटर के शब्द की उत्पत्ति हुई हो, चाहे आपके कंप्यूटर कैसे बना है, कैसी गणनाएं करता, वो सारी चीज़ें हमने A to Z क्लियर कर ली हैं। तो मेरी आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो अपने मित्रगणों के साथ इनको शेयर करें। और इसी क्लास में जो चीज़ें मैंने बताई वो आपके CHO, LSA, पटवारी, वीडियो, कांस्टेबल, 4th ग्रेड सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और एक कमेंट जरूर करें कि सर हमें क्लास अच्छी लगी है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो भी हमें बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मैंने पहले ही कहा हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, जिसके माध्यम से हम और अच्छे तरीके से और अच्छे कंटेंट को आपके साथ साझा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद मेरे मित्रों।